नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति। दर्शकों, कहते हैं जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के परिवेश में जीने के लिए रोटी, शिक्षा और रोज़गार की ज़रूरत है। लेकिन ये रोटी, शिक्षा और रोज़गार सबके नसीब में नहीं। जो गरीब हैं, दबी कुचली महिलाएं हैं, वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा पाती हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसी ही एक सशक्त महिला को आमंत्रित किया है। समाज को बहुत कुछ दे रही हैं। हर दिन रेलवे स्टेशन पर दोना पत्तल चुनने वाली महिलाओं को वो रोटी मुहैया कराती हैं। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते, शिक्षित नहीं हैं, उन्हें वो शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही हैं ताकि वो स्वावलंबी बने। शीला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शीला जी खुद स्वावलंबी बन रही हैं और समाज की महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को भी स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही हैं। शीला जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आपने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। और समाज सेवा कोई एक बार अचानक से नहीं आ सकता है जी। ये जुनून, जज्बा, ये सबका बीजारोपण बहुत पहले ही हुआ रहता है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे में ये थी भावना कि मैं जो भी बच्ची पढ़ने वाली हो, जिसका फ़ी नहीं भरा रहा हो, उसको कैसे बच्चों को उनके पास में भेज सकूं, जो ट्यूशन करके अपना फ़ी भर सके और कुछ कर सके। तो जब मैं स्टूडेंट थी, फिर शादी हुई, फिर जहां आई वहां भी समाज सेवा का एक बना हुआ था मेरे परिवार में। तो ये एक आया, और उससे सबसे बड़ी जो बात है, जो आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए मैं इस मंच से अपनी सभी टीम का अभिनंदन करती हूँ, जिनके बदौलत आज यहाँ तक, आज रांची दूरदर्शन में आई हूँ। और उस टीम में मैं सिर्फ एक बार जरूर नाम लेना चाहूँगी, अगर नाम नहीं ली तो ये सही नहीं होगा। इसके लिए मैं वैजंती गुप्ता, अहिल्या गिरी, बीना गुप्ता, वंदना श्रीवास्तव, रंजीता कुमारी, प्रोफेसर सरिता कुमारी, डॉक्टर देव प्रकाश, शैलेंद्र कुमार, शिल्पी गोस्वामी, ये कुछ नाम छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतनी महिलाएं हमेशा वो तैयार होती हैं काम करने के लिए। तो ये टीम जो है सो ये मेरे समाज सेवा के जज्बा को और भी मजबूत किया, और जिनके बदौलत ये काम का कारवां मेरा बढ़ता चला गया। जैसा कि आपने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे दोना पत्तल दातुन बेचने वालों को, ये हमारा लक्ष्य इसलिए हुआ कि इन महिलाओं के बारे में, चूँकि आप भी झारखंड से हैं, जानती होंगी कि इसे पत्तल को लाने के लिए जंगलों में उन्हें 3-4 दिनों तक रहना पड़ता है। मैंने उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि 3-4 दिनों तक हम लोग जंगलों में घूमा करते हैं और भूखे प्यासे पत्तल दातुन को तोड़ते हैं, इसके लिए पैसा देते हैं, उसके बाद आते हैं। प्रतिदिन की कमाई उनकी 50-100 तो बहुत कम ही हो पाता है। और रेलवे प्लेटफॉर्म हो या सड़क के किनारे फुटपाथ पे हो, वो प्लास्टिक बिछा के अपने बच्चों के साथ सोते हैं, और जो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, यदि उनके पास आप चले जाएं तो लगेगा कि इन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने लक्ष्य बनाया कि दातुन पत्तल दोना बेचने वालों के लिए हर दिन रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हर घड़ी, मतलब जितनी महिलाएं हमारी टीम में हैं, आप सोच सकते हैं, हमने स्लोगन दिया, हर घर घर से रोटी, हर पेट को रोटी। और कहा भी जाता है कि नर में नारायण का वास होता है, और ये भी कहा जाता है कि प्रार्थना करने वाले हाथ जो होते हैं वह सेवा करने वाले हाथों से कम हो जाता है, सेवा करने वाले हाथों की ज़्यादा महत्व दी गई है। तो हम लोगों ने तय किया, आपने अभी कहा कि प्रतिदिन, कोरोना काल से पहले तक प्रतिदिन ये काम होता था। 35 से 40 घरों में हम सब
महिलाओं की टीम 2 भागों में बट के मोहल्ले में हर घर जा जा कर आप सोचती हैं कि अपने स्वाभिमान को एक तरफ करके जहाँ खड़ा कर दिया। शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब लगता था कि रोटी मांगने आई हैं, क्या करने आई हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता था। दूसरी बात ये भी हमारे इसमें टीम में जो है सो बहुत ही संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं, डॉक्टर की बीवी हैं, प्रोफेसर हैं 2-2, मैं खुद ऑफिसर की बीवी हूँ, तो लोगों का बहुत सारा, और जो महिलाएं घर में अपना रोजगार करती हैं। तो कहने का मतलब कि इन लोगों को देखकर उन लोगों को बड़ा अजीब फील होता था। बाद में तो हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों का सहयोग मिलने लगा, फ़ोन आने लगता कि रोटी बन गई है, रोटी ले जाइए। तो कोरोना काल से तक में हम लोगों ने हर दिन रोटी बांटा। कोरोना काल में आ गया ये गाइडलाइन कि अब आप रेलवे स्टेशन में या कहीं भी रोटी मत बांटिए, तो रोटी बंटना बंद हो गया। 2020 के बाद फिर हमने शुरू किया, फिर 21 का आपका करीब जुलाई अगस्त तक ये काम चला, मतलब कोरोना काल का पीरियड ही रहा। उसके बाद फिर ये काम शुरू हुआ। तत्काल बंद होते होते अब हम लोगों का ये रह गया है कि कम से कम सप्ताह में 2-3 दिनों, जो 4-5 दिन दिया करती थी अब 2-3 दिन ही रह गया। फिर भी मैं इसको अब 4-5 दिन और भी करने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी लोग हर भूखे को रोटी नहीं दे सकता है, हर भूखे का हम पेट नहीं भर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि पत्तल दोना वाले जो व्यक्ति समृद्ध होना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक कमा रहे हैं जो भी, उनको अगर मैं एक टाइम का भोजन दे देती हूँ, इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई निकम्मों की तरह मांग रहा है तो उसे देना हमारी टीम कभी पसंद नहीं करती। उन लोगों को हम लोग कपड़ा भी, गर्म कपड़े, जाड़े में जूते चप्पल, आप लोगों को रांची में ये महसूस नहीं होता होगा क्योंकि यहाँ का मौसम थोड़ा अलग है, लेकिन आप पलामू में जाएं तो आप चप्पल, आप नंगे पांव पैर रख ही नहीं सकते हैं। इसके लिए जब हम लोगों ने रोटी मांगना शुरू किया तो साथ में जूते चप्पल भी, कि आपके पास अगर है पुराने तो उसके लिए हम लोग एक अलग झोला रख के उसको भी ले लेकर हम लोग पहुँचते और उन लोगों के पाँव में जूते देते, बॉटल पानी पीने के लिए, हर कुछ। मतलब पत्तल दोना दातुन वाले हमारे लक्ष्य में समाहित हैं, उन लोगों के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग शिक्षित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें नैतिक शिक्षा जो देते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वो स्कूल जाएं। कितने छोटे बच्चे आपके पास आते हैं? 7 साल से ये काम शुरू है। 5 साल के बच्चे जो आना शुरू किए, आज वो 12 साल 14 साल के बच्चे हो गए। तो लोग रोजगार में तो अभी नहीं जा सके। बिल्कुल नहीं। रोटी लेने के क्रम में ही एक महिला ने कहा कि दीदी आप रोटी तो देती हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं बच्चों को, वहाँ लोग ट्यूशनी लोग बोलते हैं, ट्यूशनी मैं नहीं करवा सकती। हमने कहा कि भाई आप भेज दो मेरे घर बच्चों को। 2 बच्चों को, आप विश्वास नहीं करेंगी, 2 बच्चों से आना शुरू हुआ और हमने उसका नाम समृद्धि की पाठशाला रखा, क्योंकि मिशन समृद्धि ये नाम को साथ में रखते हुए समृद्धि की पाठशाला का नाम आ गया। वो पाठशाला में 2 बच्चों के आने के बाद, 2 बच्चे नहीं हैं उस पाठशाला में, लेकिन बच्चों का बाढ़ सा आ गया। और इतना कि हमारे घर से पहले मेरे ड्राइंग रूम से कालीन निकला, फिर पर्दा, फिर छोटा छोटा बोरा करके जो है पूरा भरना शुरू हो गया। तो बच्चे आना शुरू हुए। हम लोग बोले कि भाई बच्चे को भेजो। बच्चे, ऐसे बच्चे इसमें आते हैं जिनको खुद का परिचय नहीं कि मैं कौन हूँ। किसी व्यक्ति को ऊपर आने के लिए या कुछ करने के लिए उसे खुद को जानना जरूरी होता है। यदि हम खुद को नहीं समझ सकेंगे तो फिर हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो हमारी संस्था ने, हमारी टीम ने, इन सबों ने मिल करके उन बच्चों को खुद की पहचान दिलवाई। बच्चे अपने माता पिता का नाम तक नहीं जानते और नाम ऐसे बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अनिल, सुनील, मतलब लगता है अपने दोस्त का नाम बुला रहा है। तो इन सब बातों की शिक्षा देना, नैतिकता से जोड़ना, बच्चों को एक सभ्य, सुसंस्कृत और जिम्मेवार नागरिक समाज को सौंपना, ये हमारा लक्ष्य जो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा पाठशाला जहाँ ना तो घंटी बजती है, ना तो वहाँ कोई प्रिंसिपल है, ना तो कोई डेस्क, ना तो कोई बेंच। या तो बरसात हो या तो प्रचंड गर्मी हो। गर्मी में शाम का समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बच्चे स्कूल पाठशाला आना नहीं छोड़ते। अब आप सोच सकते हैं। और इस पाठशाला की सबसे बड़ी सफलता ये है कि अब इस पाठशाला में कॉन्वेंट के बच्चे भी आते हैं, क्योंकि नैतिकता का इसका कोई सिलेबस नहीं है। हमने अपना संविधान दिया है, वो संविधान रोज बच्चों को प्रेयर के बाद बोलना पड़ता है। ये बच्चे बोलते बोलते कम से कम
कुछ तो सीख जाएंगे कि हमें चोरी नशा से दूर रहना है। आपको भी पता है कि इस स्लम एरिया के बच्चों में नशा की आदत होती है, तो ये चीज़ों से भी बच्चों को अलग रखना समाज के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो ये हम लोगों ने पूरा पालन किया है और बहुत संतुष्टि मिलती है जब वो छोटे छोटे बच्चे जो खुद की पहचान नहीं थी, आज बैग लटकाए हुए वो जब पहुंचते हैं, अगर बारिश हो रही है तो बोलते हैं बच्चों कहाँ बैठोगे, तो बस इसी जगह पे बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठा दीजिए ना मैम, लेकिन पढ़ा दीजिए। इस तरह से अब वहाँ आना बच्चे शुरू हो गए। हमारे पलामू के प्रशासन, डीसी, एसपी, इन लोगों का, डीआईजी साहब विपुल शुक्ला जी, उन लोगों का इतना ज़्यादा योगदान रहा है कि हम लोगों का काफ़ी मनोबल उन लोगों ने बढ़ाया कि अगर इस तरह की काम महिलाएं कर रही हैं तो हम लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और नागरिक पलामू के जितने भी नागरिकों का है, मैं इस मन से उनका सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिनकी बदौलत बच्चों को पाठ्य सामग्री की कमी नहीं होती। उन लोगों को हमेशा मिलता है, जिससे हमको मतलब कहने का, चूँकि मिशन समृद्धि एक संसाधन विहीन संस्था है, इसके पास कोई संसाधन नहीं है। हमारा संसाधन क्या है? मनोबल। मेरा मनोबल कभी गिरता नहीं है, हमारी टीम का मनोबल बहुत ऊंचा है। अगर कुछ कमी भी है तो सारी टीम हमारी मिल जाती है और उस काम को पूरा कर देती है। तो इस तरह से हमारा पाठशाला आज काफ़ी मजबूत हो गया है। आपका जो एनजीओ है वो भी रजिस्टर्ड एनजीओ है, जी, लेकिन जी। जितने फंड आने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम समाज सेवा भी कर रहे हैं तो सिर्फ मनोबल से समाज सेवा नहीं हो सकती, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। और फंड की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। काम तो हम जरूर कर देते हैं, लेकिन बृहद पैमाने पर करने के लिए महिलाओं, बच्चों को अच्छे से अच्छे जगह पर लाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो वो फंड मुझे कुछ भी आज तक नहीं मिल पाया। मैं शुक्रगुजार हूँ आरती श्रीवास्तव, अनीता श्रीवास्तव, लीना वर्मा, ऐसे लोग जो यहाँ के नहीं हैं, वो सशरीर फिजिकल रूप से हमारे मिशन में वो नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से इतने जुड़े हुए हैं कि मेरे सोशल मीडिया पर देखकर वो अपनी तरफ से बच्चों को कभी गुड़ चना खिलाने का, कापी किताब देने का, वो लोग हमेशा ऐसा प्रबंध करते रहते हैं। यही फंड हमारे पास है। जब आप समाज सेवा से जुड़ी तो कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक उलझनें भी सामने आती हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं पसंद करते, समाज को देते देते परिवार से एक दूरी बन जाती है। कि आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, इसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि परिवार से बहुत सहयोग ही मिलता रहा है और समाज सेवा करने में। और मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम को, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरी टीम को, सिर्फ मुझे अगर ये चीज़ मिलता तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती टीम के बिना। तो मेरी सशक्त टीम की फैमिली भी इसी तरह की है, क्योंकि उन परिवारों को भी ये पता चल गया कि ये किस तरह का काम करती है। इसलिए जितनी भी महिलाएं जुड़ी, बहुत ही मन से जुड़ी और उनके परिवार का बहुत सहयोग होता है। हाँ, आप ये बोल सकती हैं, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं को परिवार का एक निभाना पड़ता है। दूसरी बात है, परिवार में कभी भी किसी भी तरह की मजबूरी आ जाती है, काम की मजबूरी हो या पारिवारिक जिम्मेवारी की मजबूरी हो, उस समय हमारी टीम में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे को मदद करना। और इस टीम की खासियत ये है, जो हमारा समाज सेवा का जो ये कार्य है, यह कभी नहीं रुका। इसका एकमात्र कारण है हमारी इतनी अच्छी टीम का होना। अगर टीम का एक व्यक्ति भी है तो हमारा रोटी नहीं रुकता, हमारा इस पाठशाला बंद नहीं होता। और मैम एक बात और बताना चाहूँगी, पाठशाला का हमारा 3 ब्रांच खुल चुका। लोग पैसे लेकर खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ब्रांच खुल चुका। एक पलामू के पांकी रोड जनकपुरी, एक बाईपास रोड में जहाँ जया चक्रवर्ती चलाती हैं, और एक कचरवा शाखा जो जीएलए कॉलेज जो पांकी रोड में होता है, वहाँ उतरने के बाद अगर अपनी गाड़ी से हम लोग गए तब तो ठीक है, नहीं तो उस गर्मी में भी हमारी पूरी टीम पाँव से चलकर 1.5 किलोमीटर अंदर तक जाती है। और वहाँ की स्थिति इस प्रकार थी कि आप जब भी जाइए तो लोग दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व होते, लेकिन हम लोगों का इतना जाना वहाँ पर शुरू हो गया कि वो सारे लोग भी सुधर गए। और वो बच्चे भी वहाँ कम से कम 45 स्टूडेंट एनी टाइम आपको उपलब्ध रहेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों को वहाँ शिक्षा देना बहुत चुनौती है, जिस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया। अगर हमारे पास एक महिला भी
अगर सभी महिलाओं को काम है या दूसरे जगह और जाना पड़ा तो एक महिला भी लेकिन वहाँ जरूर जाती है। जी जरूर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। उनके पास साधन है, जैसे आपने कहा कि संसाधनों की कमी हो जाती है, हो सकता है वो साधन मेरे पास हो, मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो आप तक पहुँचने का जो जरिया है वो क्या है? हमारे पहुंचने का जरिया तो हमारा सबसे बड़ा सोशल मीडिया और मीडिया भाई लोग हैं जी। और दूरदर्शन, पलामू का दूरदर्शन, आकाशवाणी, इस सारे चीज़ों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन सबों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से जब वहाँ के नागरिकों को पता चलता है तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि वो बच्चे जो कभी केक नहीं देखा, कभी केक काटने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग केक कटवाने उन्हीं बच्चों से आते हैं। तो उन लोगों से भी मिला जो लोग कुछ दान देना चाहते हैं, तो उस माध्यम से आते हैं और पूछते हैं कि क्या कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए आज उन लोगों का ही ये देन है कि आज हमारे पास बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी पर्याप्त चीज़ है। और कापी किताब तो आपको बता ही चुकी हूँ। तो बच्चे जो लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चलता है या मेरे फ़ोन नंबर या मेरे किसी भी साथी के फ़ोन नंबर पर बात करने पर पता चलता है और वो आते हैं और देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक महिला गिरती है, संभलती है, फिर गिरती है, फिर संभलती है। बिल्कुल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि घर भी संभालना, बाहर भी देखना, जो आपकी टीम है उसे भी देखना, क्योंकि कई बार टीम को भी जरूरत होती है आपकी। उसके बाद जो बच्चे जिन्हें आप लोग शिक्षा मुहैया करा रहे हैं उन्हें देखना, महिलाओं को देखना, इतने सारे कामों के बीच कई बार आप गिरी होंगी, संभली होंगी, फिर गिरी होंगी, फिर संभली होंगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत ही अच्छा, दिल से निकली आवाज़ है ये। इस चीज़ को हम लोगों को बहुत करना पड़ता है और जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा और मशक्क़त झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई शेड नहीं है। बच्चे धूप में 5 बजे भी धूप का समय होता है, लेकिन उन बच्चों में 7 साल से इतना कुछ आ गया कि स्कूल आना बंद कर ही नहीं सकता है। छुट्टी देती हूँ तो बोलता है वो लोग कि क्यों छुट्टी दे रही हैं, छुट्टी मत दीजिए, हमारे स्कूल में छुट्टी होगी, आप यहाँ आके पढ़ेंगे। तो हम लोग को बताना पड़ता है कि और भी बेटा काम है, इतनी गर्मी है तो तुम लोग को आराम करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि रोटी भी लेना है, रोटी भी देना है। आज कई घरों से रोटी नहीं मिला तो आज हम लोगों को कैसे उस चीज़ को मेंटेन करना है। इन सब बातों से इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किसी काम में कमी नहीं आ जाए, बच्चे का पढ़ाई भी ना छूटे, कपड़ा भी वितरण करना है, कपड़ा कम हो रहा है, इसके लिए भी हमको मैनेज करना है। कहाँ कहाँ खबर करें कि कपड़ा हमको मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह से आने लगता है कि दीदी आप कपड़ा नहीं बांट रही हैं, बहुत ठंड का समय आ गया। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। इस बीच तो जो गिरने संभलने की बात आती है तो गिरते गिरते संभल जाती हूँ, कभी संभलते संभलते गिरते गिरते हमारी टीम हमको थामती है या फिर टीम को हम थामते हैं। हम लोगों का ये चलते रहता है। कई बार अब एक महिला जब अपना वजूद तलाशती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आपने समाज सेविका बन के अपना वजूद बनाया है, या यूँ कहूँ अपना वजूद कमाया है। क्या आपको आपके इस वजूद के लिए, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए कभी सम्मान मिला है? बहुत सम्मान मिला, सम्मान की कोई कमी नहीं रही। कम से कम 15-16 जगह से हम लोगों को सम्मान मिल चुका, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्था ने हमारे कार्यों को देखकर हमारी टीम को बहुत बार सम्मान दिया, गौरवान्वित किया। मीडिया भाइयों ने भी किया, प्रभात खबर, दैनिक जागरण अखबार ने भी हम लोगों का सम्मान किया है। और हमारा सबसे बड़ा सम्मान तो यही होता है जो हमें एक वक्त की रोटी दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, जूते चप्पल देते हैं, पठन सामग्री देते हैं। हमारा सम्मान वो भी बहुत बड़ा होता है। तो ये सम्मान तो मिलता ही मिलता है। आपको जीवन के किस मोड़ पर लगा कि हाँ बस यही मेरा लक्ष्य है, अब मुझे समाज सेवा ही करनी है, इससे ऊपर अब कुछ नहीं? जी, ये शुरू में तो नहीं लगा। शुरू में तो लगा कि कैसे ये काम होगा, क्योंकि बहुत अपमान भी हम लोग को सहना पड़ता था ना। कई लोग खड़े कर देते थे, हाँ हाँ रोटी मिल रही है, और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद हम टीम के साथ खड़े हैं हम लोग, नहीं गैस आज ख़त्म हो गया। उन लोगों को लगता था ना कि ये लोग पता नहीं क्या, जैसे कभी कभी शाम हो जाती, अब तो शाम हो गई। जैसे पाठशाला में ये प्रशासन के लोग, कभी डीएसपी साहब, कभी एसपी साहब, कभी डीआईजी साहब का आगमन हो जाता, तो उन लोग जो हैं सो बच्चों से जब मिलते, हम लोगों से मिलते, तो उन लोगों को कैसे बोल सकते हैं कि आप जल्दी ये कीजिए, रोटी भी लेना है।
तो कभी कभी महिलाएं इतनी शक की निगाह से देखती कि अभी तो लोग चले गए होंगे, तो हम लोग को बोलना पड़ता था कि आप चलिए ना। ये नम्रता एक बात है, जब समाज सेवा करने आप निकलेंगी तो आप में सहनशीलता, नम्रता जब तक नहीं आएगा आप समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को उन लोगों को जवाब देना पड़ता था कि आप चलिए ना हमारे साथ, देखिए कि वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं। तो उस दिन 1 दिन 2 दिन खराब से बोला, लेकिन पेपर तो हमारा करीब करीब रोज़ दिन ही प्रतिदिन पेपर में आना था। तो जब उनके घर पेपर आया, जब वो पढ़ी, फिर जब नेक्स्ट वीक में उनके पास गए तो बहुत डिमोरलाइज थी और बोली कि क्षमा कीजिएगा, हम नहीं समझ सके थे, ये पढ़ने के बाद समझ में आया, आप लोग हमारे घर से ज़रूर रोटी ले लिया कीजिए। तो ये सब बात तो होती ही रहती हैं, बहुत बार सहना पड़ता है। और लगा कि ये काम क्या करें नहीं करें, फिर लगा करते करते तो अब ऐसा होने लगा है कि पैसा हो चाहे नहीं हो, हमारा अपना पर्सनल काम भले ही छूट जाए, लेकिन ये जो 2-4 काम है इसको हम जो लक्ष्य है वो छूटना नहीं छूटना चाहिए। और अकेले का हो तब तो, ये हमारी पूरी टीम ही इसमें इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं वो लोग कि ये कम हो ही नहीं पाता है। मान लीजिए सिर्फ अकेले हम हैं सोचने वाले, तब तो टीम तो आगे पीछे चली जाएगी। टीम में बहुत तरह के लोग के होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं कि उनका ईगो होता है जी। अगर आप में ये भावना ईगो का है तो आपको वो भी सेटिस्फाइड करना है, अगर सब नहीं है तो कहीं से ये भी है तो वो भी शांत करना है कि नहीं भाई। तो ऐसी हमारी महिलाओं में कहीं से भी नहीं है। यही कारण है कि हमारी संस्था द्वारा ये निर्धारित काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अब बच्चों महिलाओं को शिक्षा दे ही रही हैं जी, महिलाओं को रोटी दे रही हैं, नहीं महिलाओं को रोजगार से भी तो जोड़ रही हैं। तो आप स्वावलंबी आप खुद भी बन रही हैं जी, महिलाओं को भी बना रही हैं। और आगे आपके एनजीओ की या आपकी खुद की या आपकी टीम की क्या प्लानिंग है कि और उन बच्चों के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो और सुदृढ़ बने, महिलाओं के लिए ऐसा क्या करें कि वो और स्वावलंबी बने और वो भी अन्य महिलाओं के लिए कुछ कर सकें? जी जी, बहुत अच्छा। ये पहले तो ये मैं बता दूं कि महिलाओं को जो हम लोग सिखला रहे, जैसे 2018 में पॉलीथीन बैन हुआ था। हाँ। उसके बाद हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि उस तपी गर्मी में जा करके गांव में जो 12 लोटा गांव है, कचरवा गांव है, वहां अखबारों का झोला लेकर हम महिलाएं की टीम जाकर उन लोगों को ये ठोंगा बनाना सिखलाया और 40 रुपये केजी उन लोगों ने बेचना शुरू भी कर दिया। तो महिलाओं में काफ़ी मनोबल बढ़ा कि हम तो इतने पैसों से बच्चों की भी खुशी का कुछ ले लेते हैं, अपना भी छोटा मोटा चीज़ जो चीनी चाय पत्ती ये वगैरह वगैरह ले लेते हैं, वो लोग बताया करती। फिर हमने काम किया कि जूट का काम, हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि हमको ट्रेनर भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ जितना का भी मैं नाम ली हूँ उन सबों में ये गुण भरा हुआ है। जूट ला करके पौधान बैग बनाना, ये भी इसका मार्केटिंग है, अभी तक बन के तैयार हुआ है, इसकी भी शिक्षा दी जा रही है। और इसके लिए हम लोग एक काम और निर्धारित किए कि बच्चों को कम से कम ये जूट का बनाना सिखला दें, ताकि ये बड़े होने पर इस काम को भी करे या अपने घर में भी सिखला दे। तो ये महिलाओं और बच्चों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का, अभी बाल सुधार गृह पलामू का, वहाँ से भी ये ऑफर आया। हमने अपना सभी चीज़ों को लगाकर वहाँ जाकर बच्चों को पौधान बनाना और बैग बनाना सिखला दिया। गरीबी हर जगह है, अशिक्षा हर जगह है। आप लोग चाहती होंगी कि हम लोग केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि झारखंड के बाहर की महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाएं और झारखंड के बाहर के भी बच्चों को शिक्षित करें। उसके लिए क्या आपकी कोई योजना है? इसके लिए योजना तो हमारे पास हो सकती है, लेकिन इसके लिए संसाधन की बहुत ज़रूरत है। संसाधन के अभाव में हम इतनी बड़ी योजना को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, मेरा लक्ष्य है इसको देखकर, इसको समझकर कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्य को करता है तो आप समझिए कि समाज और राष्ट्र और प्रकृति का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और ये समय है, ये वक्त है हर लोगों के लिए। ये कौन कहता है कि समाज सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती? इसके लिए कोई भी वक्त आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मंच से बहुत निवेदन करना चाहूँगी युवाओं से, आज की पीढ़ी से, कि तुम जहाँ भी हो अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करना शुरू करो। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ यहाँ जाकर मैं ये कर सकती हूँ। मैं पूरे पलामू को ये बहुत बार नम्र निवेदन की हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन बच्चों के पास टाइम हो सकता है तो पाठशाला में आकर के बच्चों को सिखलावें। तो ये भी एक समाज सेवा हुआ।
अगर इस चीज़ को देखकर कोई व्यक्ति कहीं से भी रहकर ये काम करता है तो समझिए वो समाज सेवा से जुड़ गया। या जो व्यक्ति हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं वो भी इस समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति यहाँ फिजिकल नहीं है वो हमारे दूर से ही ये सेवा का मौका दे रहे हैं तो वो भी हमारे समाज सेवा से जुड़े हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि निश्चित रूप से हमारे पास ईश्वर करे इतने संसाधन आवे, हमारे पास इतनी सशक्त टीम है, तो मैं पूरे झारखंड को कोने कोने में जा कर के इस चीज़ के लिए करूँगी, क्योंकि हमारी टीम जो काम कर रही है, हमारी संस्था जो काम कर रही है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं पहले संस्था नहीं बनाई, मैंने पहले काम को शुरू किया। ये संस्था बाद में बना कि इस काम को और बड़ा रूप देने के लिए महिलाओं को आज यदि हम पॉलीथीन के जगह पर ठोंगा बनाना सिखला रहे हैं तो उसके लिए हमको लाखों का एक मशीन मंगाना पड़ेगा। ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो अगर संस्था बनी है तो निश्चित रूप से अगर उसमें फंड आता है तो हम बड़ा से बड़ा कार्य करके महिलाओं को और बड़ा रोजगार दे सकते हैं, युवाओं बच्चों को जोड़ सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी जाने का हो सकता है, संभावना बन सकती है, उतना हम जा सकते हैं। सरकार से भी आप लोग कुछ सहयोग चाहती होंगी, राज्य सरकार से, या आप चाहती हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार तक जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? मेरा काम जो है वो आपका सहयोग का जरूरी होगा कि आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार तक आवाज़ जाएगी। राज्य सरकार तो बिल्कुल हमारे बगल में है, अगर इनके पास आवाज़ जाती है हमारी तो हम निश्चित रूप से उनसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ये इस संस्था को ज़रूर वो मदद करे ताकि हम महिलाओं को रोजगार से जोड़ सके। बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उन्हें पौष्टिक आहार के, पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी मिल सके। ये सब जब सरकार का सहयोग होगा या किसी व्यक्ति का सहयोग होगा तो हम ये काम को बखूबी कर सकेंगे और काम भी अच्छा चल सकेगा और समाज में इसका एक अच्छा संदेश भी जाएगा। कई सारे एनजीओ हैं जो अलग अलग विषय पर काम करते हैं, जैसे आप ज़्यादातर बच्चों को शिक्षित करती हैं, महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, उन्हें स्वावलंबी बना रही हैं, दोना पत्तल बेचने वाली महिलाओं के लिए हर दिन रोटी मुहैया करा रही हैं। लेकिन और जो एनजीओ हैं वो अलग अलग तरह के विषय का चुनाव करते हैं, उसके बाद उस एक खास वर्ग के लिए काम करते हैं। आपका जो एनजीओ है वो और क्या चाहता है? बच्चों के लिए आपने किया, महिलाओं के लिए आपने किया, क्या आप गरीब तबके के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें भी रोजगार मिले, क्या उनके लिए आपके पास कोई योजना है या आप लोग आगे कुछ उनके लिए करना चाहती हैं? जी, यदि संसाधन मेरे पास पर्याप्त हो गया, सरकार की तरफ से अगर मदद मिल गई तो निश्चित रूप से मैं पुरुषों के लिए भी काम करना शुरू करूंगी, क्योंकि अगर मैं अनाथ आश्रम बनाती हूँ जी, बच्चों के लिए अगर ऐसा हम एक रहने का भी जगह लगती हूँ तो वहाँ भी पुरुष की ज़रूरत पड़ेगी जी। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पुरुषों को भी काम मिल सकता है जी। और हमारे काम में तो पुरुष भी सारथी बन कर के साथ चलते हैं, अगर कहीं भी जाना है तो साथ उनका होता है। तो युवाओं को भी चाहूँगी कि वो इस टीम से मिले और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर उनकी नज़र हमारी टीम के कार्यों पर पड़ती है, अगर उनसे सहयोग मिलता है तो हम समाज में बहुत कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं और कभी किसी को निराश नहीं होने देंगे। काम ऐसा करेंगे जिससे हमारे युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को एक मुकाम मिलेगा। बहुत बढ़िया शीला जी, हम लोग भी यही चाहेंगे कि आप जिस तरह की समाज सेवा जो है वो समाज को जो कुछ भी आप दे रही हैं, शिक्षा, रोजगार, और भी लोग आपकी इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि आपके पास अगर संसाधन की कमी है तो किसी और के पास संसाधन उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगी कि जिन जिन लोगों के पास संसाधन हैं वो ज़रूर इनसे जुड़ें, या फिर ऐसे लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, क्योंकि आज के परिवेश में शिक्षा और रोज़गार बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।